हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा थदानी और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस की। चैप्टर वाइज हमने एक्सरसाइज क्वेश्चंस पावर शेयरिंग के भी देखे हैं, फेडरलिज्म के भी देखे हैं। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर थर्ड के एक्सरसाइज क्वेश्चंस की, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। देखेंगे हम किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को फ्रेम करके इनके आंसर्स लिखने हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारे पहले एक्सरसाइज क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स, मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन विच women are discriminated or disadvantaged in India। अगर हम बात करें हमारे यहाँ की, हमारी सोसाइटी की, तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स लिखने हैं जिससे वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है या उनको ऐसा फील होता है दैट दे आर बीइंग आउटकास्टेड बाय अदर पीपल। तो जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि वुमेन के साथ किस किस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर हम लिटरेसी की बात करें तो वुमेन को आज भी इतना ज़्यादा लिटरेट नहीं कराया जा रहा है, उनको आज भी एजुकेशन नहीं मिल रही है, इसीलिए हमारे यहाँ पे लिटरेसी रेट भी कम है। अगर हम बात करें विमेंस का बाहर जाके काम करना या नहीं, तो हम ये देखेंगे कि विमेंस को अलाउड ही नहीं है बाहर जाके काम करना। बहुत सारी जगहों पे नहीं है, बहुत सारी जगहों में पीपल आर अवेयर कि अच्छा विमेंस भी काम कर सकती हैं। बट अगर परसेप्शन देखें तो पहले जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था ना, तब भी हमने ये चीज़ देखी थी कि मेन और विमेन दोनों को ये चीज स्टार्टिंग से ही सिखाई जा रही थी कि वुमेन जो है वो हाउस होल्ड वर्क करेंगे, मेन जो है वो बाहर का काम करेंगे, वो अपना लाइवलीहुड अर्न करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है या उनको ऐसा फील होता है कि वो सोसाइटी का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब हम आंसर देखते हैं। In India, women are discriminated and disadvantaged in the following ways. First point, they are not provided education. Thus, the literacy rate among women is just 54%. जैसा मैंने आपको बताया, उतना टाइप का वैसा एजुकेशन नहीं मिल रहा है जैसे कि मेन को मिला जाता है, इसीलिए लिटरेसी रेट वुमेन की सिर्फ 54% है। ठीक है। सेकेंड, मोस्ट ऑफ द लेबर डन बाय देम इज अनपेड, where they are paid for their work they receive lesser wages than men। ज्यादातर जो उनका काम है वो अनपेड है। अब वो घर पे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उनको ये बोल देंगे कि आप सिर्फ घर का काम कर रहे हैं, इसका मतलब आपका काम काउंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ज्यादातर विमेन का जो काम है ये वो काउंट भी नहीं हो रहा है और उनको पे भी नहीं दिया जा रहा है। और इफ सपोज जहां उन्हें पेमेंट मिल भी रही है ना, वहां पे भी उन्हें मेन से कम वेजेस मिल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी जगहें हम देखेंगे, बहुत सारी कंपनीज देखेंगे जिसमें विमेन और मेन इक्वल काम कर रहे हैं, इक्वल आवर्स के लिए काम कर रहे हैं, पर फिर भी विमेन के लिए वेजेस कम है देन मेन। ठीक है। ड्यू टू द प्रेफरेंस फॉर द बॉय चाइल्ड, फीमेल फीटिसाइड इज प्रैक्टिस्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एंड सबको एक्चुअली ये होता है कि नहीं हमें तो बॉय चाइल्ड चाहिए, हमें गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए। सबको ये डर होता है कि नहीं हमें बॉयज ही चाहिए, बिकॉज उन्हें ये डर होता है कि हम गर्ल्स की अपब्रिंगिंग किस तरीके से करेंगे, फिर उसके बाद भी काफी सारे एक्सपेंसेस लगते हैं गर्ल्स पे एज कम्पेयर टू बॉयज। लोगों के परसेप्शंस हैं, तो इसकी वजह से गर्ल चाइल्ड ऐसा होता है कि पैदा होने से पहले ही उनको अबॉर्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से फीमेल फीटिसाइड वाली कंडीशंस भी हमारी कंट्री में इमर्ज हो रही हैं। मतलब ये वाली प्रैक्टिसेस भी इसीलिए हो रही हैं एज बिकॉज लोग प्रेफर कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कि उन्हें बॉय चाइल्ड चाहिए। तो इस तरीके से वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है इन मेनी वेज। अगर हम लिटरेसी देखें तो लिटरेसी भी सिर्फ 54% है। अगर हम देखें कि वुमेन को इक्वल वेजेस मिलते हैं तो कई केसेस पे कई कंपनीज में नहीं मिलते। अगर हम देखें वुमेन्स को प्रेफर किया जा रहा है, लेकिन नहीं, ज्यादातर किसको प्रेफर किया जा रहा है? बॉय चाइल्ड को, जिसकी वजह से वुमेन्स को अबॉर्ट भी कर दिया जाता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स विथ वन एग्जाम्पल ईच। हमें यहाँ पे जब हमने कम्युनलिज्म पढ़ा था तो हमने कम्युनल पॉलिटिक्स के अलग अलग फॉर्म्स देखे थे कि कम्युनल पॉलिटिक्स में किस तरीके से शेप ले सकता है, किस तरीके से कम्युनल पॉलिटिक्स अफेक्ट करती है डे टू डे लाइफ। तो हमने ये देखा था कि लोगों को क्या है, सुपियोरिटी है कि हमारा रिलीजन ज्यादा बेटर है, तो लोग क्या करेंगे, अपने रिलीजन के फायदे बताते रहेंगे, अपने रिलीजन की बातें बताएंगे, लेकिन वो कभी ये नहीं बताएंगे कि उनके रिलीजन में भी कुछ सर्टेन ड्रॉबैक्स हैं। तो सुपियोरिटी होती है एवरीडे बिलीव्स में, लोगों के कुछ प्रेजुडाइसेस होते हैं, कुछ स्टीरियोटाइप्स होती है, मतलब कुछ थिंकिंग होती है उनके रिलीजन को लेकर जो वो चेंज नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें अफेक्ट होती हैं इन पॉलिटिक्स। जैसे अगर मिलिटेंट रिलीजियस ग्रुप्स की बात करें
तो वो भी सिर्फ अपने एवरीडे बिलीव्स, एवरीडे स्टीरियोटाइप्स और ये कम्युनल पॉलिटिक्स की वजह से वो ग्रुप भी सिर्फ अपने रिलीजन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो क्या करती हैं, सिंबल्स यूज करती हैं। सिंबल्स क्यों यूज कर रही हैं, ताकि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें कि आप हमारी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करो। तो ऑब्वियसली वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को बेसिस बना रही है, क्योंकि कम्युनलिज्म में, कम्युनल पॉलिटिक्स में एक पर्टिकुलर रिलीजन को बेस बनाया जाता है टू डिवाइड द कंट्री, टू डिवाइड दैट पर्टिकुलर ग्रुप। तो यहाँ पे कम्युनल पॉलिटिक्स के अलग अलग फॉर्म्स बताने हैं विथ वन एग्जाम्पल ईच, ठीक है। देखते हैं different forms of communal politics. First, the expression of communal superiority in everyday beliefs. जैसे मैंने बताया, अब everyday beliefs क्या हो गई, हमारे prejudices, हमारी थिंकिंग, हमारे को एक्चुअली हमारे रिलीजन के बारे में क्या बताया गया है, वो हमारी एवरीडे बिलीव्स हो गई, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, मिलिटेंट रिलीजियस ग्रुप्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस, जहां पे ये ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, अपने पर्टिकुलर रिलीजन को ही सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड, द डिजायर टू फॉर्म अ मेजोरिटेरियन डोमिनेंस और अ सेपरेट स्टेट। अब यहाँ पे एक होता है ना कि एक अपनी डोमिनेंस बनाना, अपनी, जैसे हम अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो वहां पे मेजोरिटेरिज्म की पॉलिसी फॉलो हो रही थी, तो उस पॉलिसी में किसको फेवर किया जा रहा था, सिर्फ सिन्हैलीज को फेवर किया जा रहा था। तो यहाँ पे भी यही है कि एक्चुअली डिजायर है कि हम अपनी डोमिनेंस बनाएं और हम अपना एक सेपरेट स्टेट बनाएं। एग्जाम्पल, separatist leaders and political parties in Jammu and Kashmir and Central India are an example of this voters. वहां पे जो सेपरेटेड लीडर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, सेपरेटिस्ट पार्टीज हैं सेंट्रल इंडिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या ट्राई कर रहे हैं, ये अपना मेजोरिटेरियन डोमिनेंस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, ये अपना एक सेपरेट स्टेट फॉर्म करना चाहते हैं। तो ये इन चीजों के एग्जाम्पल हैं कि अगर हम बात करें डिजायर टू फॉर्म अ मेजोरिटेरियन डोमिनेंस या फिर अ सेपरेट स्टेट, तो एग्जाम्पल हमने देखा कि कैसे सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे आर ट्राइंग टू स्टैब्लिश द डोमिनेंस ताकि वो अपने पर्टिकुलर रिलीजन की डोमिनेंस बना सकें और अपना एक सेपरेट स्टेट फॉर्म कर सकें, ठीक है। थर्ड देखते हैं, द यूज ऑफ रिलीजियस सिंबल्स एंड लीडर्स इन पॉलिटिक्स टू अपील टू द वोटर्स। जैसा मैंने आपको बताया, ज्यादातर लोग क्या करेंगे, रिलीजियस सिंबल्स, रिलीजियस ऐसी बातें बोलेंगे जिसकी वजह से लोग इन्फ्लुएंस हो जाएं, उस पर्टिकुलर रिलीजन के जो लोग होंगे वो उन पर्टिकुलर बातों में इन्फ्लुएंस होके वोट्स दें। तो यहाँ पे कम्युनल पॉलिटिक्स में यही होता है कि रिलीजन को बेस बना लो एंड फिर उसको बेस बना के आप उसके थ्रू लोगों तक पहुंचो और लोगों से वोट्स ज्यादा करो, ठीक है। This technique is applied by many politicians to influence voters from the two largest religious communities in the country. ये टेक्निक क्यों अपनाई जाती है, ताकि जो दो लार्जेस्ट कम्युनिटीज, अगर हम दो लार्जेस्ट कम्युनिटीज की बात करें तो हम हिंदूज और मुस्लिम्स की बात करेंगे, तो लोग ये क्यों करते हैं, पॉलिटिशियंस ये क्यों करते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वोट्स गैदर कर सकें फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज। तो वो कैसे होगा, जब वो कुछ ऐसे रिलीजियस सिंबल्स यूज करेंगे, जब वो कुछ ऐसी रिलीजियस एक्टिविटीज करेंगे जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ इन्फ्लुएंस हो जाए, ठीक है। फोर्थ, in addition to all this, communal politics can take the form of communal violence and riots like the riots in Gujarat in 2002. और अगर हम एक्सट्रीम फॉर्म देखें ना कम्युनल पॉलिटिक्स का, तो वो है कम्युनल वायलेंस, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दंगे फसाद हो रहे हैं, रायट्स हो रहे हैं। एग्जाम्पल है गुजरात का केस, गुजरात रायट्स इन 2002। एक्चुअली अगर आप रिलीजन को बेस बना रहे हो और रिलीजन को बेस बनाने के बाद आप कोई एक्टिविटीज कर रहे हो, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो वो एक रायट्स में कन्वर्ट हो जाता है, कभी कभी लड़ाइयाँ हो जाती है रिलीजन को लेकर। अगर हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं इंडिया पाकिस्तान का भी, वहां पे ये वाली सिचुएशन क्यों एमर्ज हुई सेपरेट कंट्रीज की, वो इसीलिए एमर्ज हुई एज बिकॉज वहां पे भी रिलीजन ही की ही प्रॉब्लम एमर्ज हुई थी। वहां पे भी यही प्रॉब्लम हो रही थी, हिंदूज को अलग प्रॉब्लम थी, मुस्लिम्स को अलग प्रॉब्लम थी, तो एक सेपरेट कंट्री ही इस वजह से हुई। तो ये कम्युनल वायलेंस जो है वो एक्सट्रीम फॉर्म है कम्युनल पॉलिटिक्स का। एग्जाम्पल गुजरात रायट्स इन 2002 और पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, वो भी इसका ही एग्जाम्पल है, क्योंकि वहां पे भी रिलीजन के बेसिस पे ही पार्टीशन हुआ था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट हाउ
कास्ट इनइक्वालिटीज आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया। कैसे अभी भी कास्ट इनइक्वालिटीज कंटिन्यू कर रही है? अगर हम देखें तो कास्ट इनइक्वालिटीज अभी भी कैसे कंटिन्यू कर रही है? अभी भी ऐसा बहुत जगहों पे है कि एक्चुअली में ऐसा बोला जाता है कि सेम कास्ट के लोग सेम ही जगह उनको मैरिज करनी है, उनके मैरिज प्रोसेशंस करने हैं। तो अभी भी वो चीज़ें अभी भी प्रिवेल हो रही हैं, जबकि अब हमारी थिंकिंग थोड़ी चेंज हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ कम्युनिटीज़ में वही चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा क्या हो रहा है, कास्ट इनइक्वालिटीज अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं, क्योंकि जो रिचर हैं दे आर बिकमिंग मोर रिच, जो पुअर हैं वो और पुअर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कास्ट इनइक्वालिटीज हो रही है। तो हम ये नहीं कहेंगे कास्ट इनइक्वालिटीज पूरी तरीके से हट गई हैं, अभी भी बहुत सारी जगहों पे हम देखेंगे कि कास्ट इनइक्वालिटीज प्रिवेल कर रही है। ठीक है, caste inequalities have not completely disappeared from India. Even today, most people marry within their own caste or tribe. Despite constitutional prohibition, untouchability has not ended completely. Education is not easily available to the so-called low caste. अभी भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे मैरिज मैंने आपको बताया, पीपल आर मैरिंग विद इन देयर ओन कास्ट और ट्राइब। ठीक है, इसके अलावा क्या हो रहा है, अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो चुके हैं। कई जगह पे ऐसा होता है कि जस्ट बिकॉज एक इंसान लो कास्ट को बिलोंग कर रहा है तो उसको एजुकेशन लेने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मतलब एक्चुअली उन्हें वो चीजें जस्ट बिकॉज इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि वो उनकी कास्ट में वही मान रहे हैं कि यू आर फ्रॉम द लो कास्ट, तो इसीलिए कास्ट इनइक्वालिटी इमर्ज हो रही है और इसकी वजह से लोगों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिल रही है। ठीक है, economic status is closely linked to the caste system. In modern India, like in pre-independence India, the poor are mostly low caste while the rich are high caste, thereby showing that caste inequalities are still continuing in India. अभी भी हम ये देख रहे हैं, पहले भी हमने ये देखा था कि ऐसा हो रहा है, एक गैप इमर्ज हो रहा है बिटवीन द रिच एंड द पुअर। और ये गैप क्यों इमर्ज हो रहा है? एज बिकॉज कास्ट इनइक्वालिटीज हैं बिटवीन रिच एंड पुअर, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं बिटवीन रिच एंड पुअर। तो ये जब गैप रिलीज होगा उसके बाद ही ये इनइक्वालिटीज दूर होंगी। पर अगर हम अभी देखें तो अभी तो कास्ट इनइक्वालिटी प्रिवेल कर रही है इन इंडिया। तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। State two reasons to say that caste alone cannot determine election results in India. हमने जब इलेक्शन से रिलेटेड पढ़ा था तब हमने ये देखा था कि कास्ट कैसे अफेक्ट करती है इलेक्शन रिजल्ट्स को। तो यहाँ पे दो रीजंस बताने हैं कि सिर्फ कास्ट ही अफेक्ट नहीं करती है इलेक्शन रिजल्ट्स। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि कोई भी सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही कास्ट ग्रुप के मेंबर्स तो नहीं होंगे, ना ही ये होगा कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में एक ही कास्ट ग्रुप्स के मेंबर्स वोट कर रहे हैं। तो इस तरीके से कास्ट ही इलेक्शन रिजल्ट्स अफेक्ट नहीं करती है, इसके अलावा भी और चीजें। ठीक है, आंसर देखते हैं। Caste alone cannot determine election results in India because no parliamentary constituency has a clear majority of one single caste. No party wins all the votes of a particular caste. जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पर्टिकुलर कास्ट को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर कास्ट कोई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर्म नहीं करेगी, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स के मेंबर्स होंगे। ठीक है, और एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को कास्ट ग्रुप के सारे वोट्स नहीं मिल सकते हैं, इसीलिए कास्ट ही इलेक्शन रिजल्ट्स को डिटरमाइन नहीं करती है, इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the status of women's representation in India's legislative bodies? अगर हम इंडिया की लेजिस्लेटिव बॉडीज की बात करें तो उसमें विमेन को कितना रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, कितनी परसेंट्स ऑफ सीट्स रिजर्व्ड हैं फॉर विमेन। पहले की कंडीशन अलग थी, अभी कुछ कंडीशंस अलग हैं। पहले कितनी परसेंट सीट्स रिजर्व थी? इंडिया जो है वो लोअर स्ट्राटा में तो आता है विमेन को रिप्रेजेंटेशन देने में, बट 2023 में एक एक्ट पास हुआ, उस एक्ट में विमेन की लिस्ट कितनी परसेंट सीट्स रिजर्व्ड हुई हैं? आपने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा, 33% सीट्स रिजर्व्ड हुई है। हमारी बुक में ये चीज मेंशन्ड है, 33% सीट्स रिजर्व्ड हुई हैं इन लोकसभा, इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल्सो इन दिल्ली असेंबली। पहले की कंडीशंस अलग थी, पहले विमेन को इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा था, पंचायती राज बॉडीज में ही मिल रहा था, बट अब विमेन को रिप्रेजेंटेशन मिला है इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड ऑल्सो इन दिल्ली असेंबली। तो विमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है। ठीक है,
When it comes to representation of women in legislative body, India is among the bottom group of nations. But in 2023, Nari Shakti Vandan Adhiniyam, Women's Reservation Act 2023 has been passed, which will give 33% reservation of seats for women in Lok Sabha, in State Legislative Assembly and also Delhi Assembly. पहले ऐसा हो रहा था, अभी भी इंडिया जो है वो बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस में आ रही है. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करो, लोकसभा की करो, लेकिन 2023 में जो वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट पास हुआ है, उस एक्ट के तहत 33% सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व्ड होगी इन लोकसभा, इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल्सो इन दिल्ली असेंबली. ठीक है. On the other hand, the situation is different in the caste of local government bodies, as 1/3 seats in local government bodies, panchayats and municipality, are reserved for women. There are more than 10 lakh elected women representatives in rural and urban local bodies. और अगर हम यहाँ पे local level की बात करें, पंचायती bodies की बात करें, तो हम वहाँ पे देखेंगे कि women के लिए 1/3 seats reserved हैं पंचायत में, and more than 10 lakh elected women representatives हैं in rural and urban local bodies. इसका मतलब ये है कि women को representation धीरे धीरे मिल रहा है. इनफैक्ट women का ये representation धीरे धीरे बढ़ रहा है. पहले ये 33% सीट्स रिजर्व नहीं थी फॉर women. आफ्टर 2023 एक्ट आया है तो सीट्स रिजर्व हुई हैं. पर हाँ, ये पंचायती राज बॉडीज में वुमेन्स को पहले से सीट्स रिजर्व थी. और कितनी सीट्स हैं? 1/3 सीट्स रिजर्व्ड हैं फॉर वुमेन इन पंचायत, जिसकी वजह से मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अर्बन एंड लोकल बॉडीज में. तो इस तरीके का वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है इन अवर कंट्री. ठीक है. 6th क्वेश्चन देखते हैं. Mention any 2 constitutional provisions that make India a secular state. यहाँ पे हमें 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताने हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है. अगर हम बात करते हैं इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है तो हम बहुत इजीली कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि इंडिया में किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन तो नहीं बनाया किसी भी पर्टिकुलर स्टेट ने, और हमें ये पूरी तरीके से आज़ादी है कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन जो हम करना चाहते हैं. इसके अलावा अगर सपोज डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, तो स्टेट के पास ये अथॉरिटी है कि वो उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करे और उस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट कोई लॉज लेके आए. ठीक है. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इंडिया एक सेक्युलर स्टेट कहलाता है. ठीक है. आंसर देखते हैं. 2 constitutional provisions that make India a secular state are: the Constitution provides to all individuals and communities freedom to profess, practice, and propagate any religion or not to follow any. The Constitution prohibits discrimination on grounds of religion. पहली बात तो हर एक इंडिविजुअल को पूरी तरीके से आज़ादी है कि वो कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन प्रैक्टिस करे या अगर ना भी करे. ठीक है. एंड सेकेंडली, अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन तो स्टेट वो डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करेगा एंड उस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए सर्टेन लॉज इंप्लीमेंट होंगे. तो इससे इंडिया एक सेक्युलर स्टेट कहलाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. When we speak of gender division, we usually refer to biological difference between men and women, unequal roles assigned by the society to men and women, unequal child sex ratio, absence of voting rights for women in democracy. अगर हम बात करते हैं कि जेंडर डिवीजन हमारे हिसाब से क्या है, तो वो क्या है? बायोलॉजिकल डिफरेंस है बिटवीन मेन एंड वुमेन, या अनइक्वल रोल्स असाइंड हैं टू मेन एंड वुमेन, या अनइक्वल चाइल्ड सेक्स रेशियो है, या फिर एब्सेंस ऑफ वोटिंग राइट्स है फॉर वुमेन एजुकेशन फील्ड में. ठीक है. अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जब हमने पढ़ा था जेंडर डिविजन यूजुअली रेफर टू द अनइक्वल रोल्स असाइंड बाय द सोसाइटी टू मेन एंड वुमेन. अनइक्वल रोल्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो क्लियरली स्टेट किया जा रहा है, क्लियरली बताया जा रहा है कि मेन का काम है टू अर्न द लाइवलीहुड, बाहर जाके काम करना. वुमेन का काम है कि उन्हें सिर्फ अपना हाउस होल्ड वर्क ही निपटाना है. मतलब उन्हें वो काम करने को दिया जा रहा है एक्चुअली इन मेनी केसेस वुमेन डज नॉट वांट टू डू, या अगर उन्हें वो करना है बट उन्हें बाहर जाके अपनी अर्निंग भी करनी है.
बट यहाँ पे तो अनइक्वल रोल्स असाइंड है कि वुमेन को यही करना है, मेन को यही करना है। तो अगर हम जेंडर डिविजन्स की बात करें तो वो यही है, बायोलॉजिकल डिफरेंस तो है, हमें पता है, लेकिन ऐसे रोल्स असाइन किए जा रहे हैं मेन और वुमेन को जो इक्वल नहीं है और इक्वल ट्रीटमेंट भी नहीं मिल रहा है मेन और वुमेन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statement on the meaning of communal politics. Communal politics is based on the belief that which of the statement is or are correct. हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है कम्युनल पॉलिटिक्स के, हमें ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट देखने हैं और बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट, वन रिलीजन इज सुपीरियर टू दैट ऑफ अदर। कम्युनल पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म की अगर हम बात करें तो उसकी आइडियोलॉजी ही यही है कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन से सुपीरियर है। ठीक है, सेकेंड, पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन कैन लिव टुगेदर हैप्पीली एज इक्वल सिटीजन्स। ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कम्युनल पॉलिटिक्स रिलीजन को बेसिस बना रहा है टू डिवाइड द नेशन और अ कंट्री। तो वहां पे ये कहीं भी नहीं बोला गया है कि लोग अलग अलग रिलीजन के होते हुए भी एज अ नॉर्मल सिटीजन रह सकते हैं। ये कम्युनल पॉलिटिक्स की आइडियोलॉजी नहीं है। ठीक है, थर्ड, फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट वन कम्युनिटी। बिल्कुल सही कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के फॉलोअर्स एक ही कम्युनिटी फॉर्म करेंगे, ये कम्युनल पॉलिटिक्स प्रमोट करता है। ठीक है, फोर्थ, state power cannot be used to establish the domination of one religious groups over others. ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कम्युनल पॉलिटिक्स की आइडियोलॉजी सिर्फ ये है कि वन रिलीजन इज सुपीरियर टू दैट ऑफ अदर, और अगर एक ही रिलीजन के जो लोग हैं वो एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करेंगे, अगर वो दूसरी पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं तो डिफरेंसेस एमर्ज होंगे। यहाँ पे स्टेट का भी ये बिल्कुल सही नहीं है कि कम्युनल पॉलिटिक्स ये कहता है कि स्टेट अपना डोमिनेशन यूज कर सकता है एक रिलीजियस ग्रुप को लेके ओवर अदर्स। कम्युनल पॉलिटिक्स की आइडियोलॉजी नहीं है। ठीक है, तो हम इसका आंसर मार्क करेंगे ए एंड सी। ठीक है, ओनली ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज रॉन्ग। चार स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से हमें वो स्टेटमेंट बताना है जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट नहीं करता। ठीक है, फर्स्ट, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन, प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल फ्रीडम टू प्रोफेस एनी रिलीजन, इंश्योर्स इक्वालिटी ऑफ सिटीजन विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज। यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या देता है पहले वो देख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट होता है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। ठीक है, सेकंड, गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कभी ये नहीं बोला गया है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियल स्टेटस मिलेगा। अगर ऐसा बोला जाता तो फिर उसी को ही ऑफिशियल स्टेटस या ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर किया जाता। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल फ्रीडम टू प्रोफेस एनी रिलीजन। हमारे पास पूरा फ्रीडम है कि हम कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस या प्रोफेस कर सकते हैं। ठीक है, इंश्योर्स इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज। जितनी भी डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उसमें सिटीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। क्या नहीं दे रहा है वो ये है कि वो ऑफिशियल स्टेटस नहीं देता टू एनी ऑफ द रिलीजन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, जैसे कि मैंने बताया आपको, तो इसमें आएगा बी, गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सोशल डिविजन्स बेस्ड ऑन डैश आर पेक्यूलर टू इंडिया। कौन सा टर्म आएगा यहाँ पे, ये एक फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है कि सोशल डिवीजन किस पे बेस्ड होता है जो इंडिया में ज्यादातर देखा गया है। अगर हम बात करें ना तो सोशल डिविजन्स आर बेस्ड ऑन कास्ट। अब यहाँ पे कास्ट क्यों, एज बिकॉज जितने भी डिविजन्स हो रहे हैं वो कास्ट इनइक्वालिटीज की वजह से ही हो रहे हैं। एज बिकॉज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लो कास्ट हाई कास्ट के बीच में एक गैप एमर्ज हो रहा है, उनके बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है जिसकी वजह से इनइक्वालिटीज एमर्ज हो रही है। ठीक है, तो सोशल डिविजन्स बेस्ड ऑन कास्ट आर पेक्यूलर टू इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. हमें फर्स्ट लिस्ट से सेकंड लिस्ट को मैच करना है। ठीक है,
यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट में कुछ स्टेटमेंट है, हमें देखना है कि वो स्टेटमेंट करेक्टली किससे मैच हो रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मेन। जब हमने जेंडर रिलीजन कास्ट चैप्टर पढ़ा था उस टाइम पे हमने देखा था एक ग्रुप जो ये बिलीव करता है मेन और वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, और उस ग्रुप को क्या टर्म दिया गया है? फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट ग्रुप, ठीक है। सेकंड, अ पर्सन हु सेज दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी। ये हम अभी भी पढ़ के आए हैं। कम्युनलिज्म का बेसिक आइडियोलॉजी ये है कि रिलीजन ही प्रिंसिपल बेसिस है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का, तो इसका आंसर हो गया ए, कम्युनलिस्ट। अ पर्सन हु थिंक्स दैट कास्ट इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी, और जो लोग ये सोचते हैं कि कास्ट ही एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का प्रिंसिपल बेसिस है, कास्ट से ही सब कुछ होता है, वो लोग कौन से हो गए? कास्टिस्ट, ठीक है। तो आंसर इज डी। A person who does not discriminate others on the basis of religious beliefs, और जहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ्स, वो होती है एक सेक्युलर आइडियोलॉजी। तो इसका आंसर हो गया सेक्युलरिस्ट, ठीक है। तो हम फर्स्ट का आंसर देखेंगे बी, सेकंड का आंसर देखेंगे ए, थर्ड का आंसर देखेंगे डी, और फोर्थ का आंसर देखेंगे सी। इस तरीके से हमें ये मार्किंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हमने फर्स्ट का क्या देखा? फर्स्ट का देखा है हमने बी, फिर हमने सेकंड का देखा है ए, थर्ड का देखा है डी, और फोर्थ का देखा है सी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। हमें ये सारे चीजें यहाँ पे क्लियर हुई किस तरीके से हमें एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने। हम बाकी के क्वेश्चंस भी करेंगे आगे वाली क्लासेस में। हम करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक आप अपनी एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चंस देखिए, इनके आंसर्स सर्च कीजिए और इन आंसर्स को इस तरीके से हमें लिखना है, ठीक है। थैंक यू।